कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच ऐसे किया कि उन्होंने वीडियो देखी है, ठीक है, और जब वो पहुंचे हमारे पास तो उन्होंने बताया कि जी वो तो बुकिंग अमाउंट दे चुके हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया है, डाउन पेमेंट भी हो चुकी है। अब जब हमारी वीडियोस देखी तो उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, अच्छा थोड़ा सा हम इसको और देख लें, थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, अच्छा हाँ, क्या हमने सही इन्वेस्टमेंट की है, सही इन्वेस्टमेंट की है डेली, और फिर कहा कि सही इन्वेस्टमेंट की है। तो ऐसा भी लोगों को फायदा हो रहा है कि वो जब देखते हैं तो वो फिर वापस आ, यानी करने के बाद भी आ जाते हैं कि यार ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन क्या हमने ठीक किया या नहीं किया। ओमान जबरदस्त जगह है इन्वेस्ट करने की आपकी रिसर्च की बेसिस पे, लेकिन ओमान बड़ी खतरनाक जगह बन सकती है अगर वो गलत जगह पे इन्वेस्ट करें। उस बीच के जो गैप है, उस गैप के अंदर ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आता है। हम कोशिश ये करते हैं, रिसर्च है, कितनी रिसर्च करनी है, किन किन चीज़ों को देखना है, क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है, रियल एस्टेट का क्या ताल्लुक सुल्तान हेतम के जो विजिट्स हो रहे हैं दुनिया में उनके साथ है भी, या उससे कोई ताल्लुक नहीं है उस रियल एस्टेट का जो सुल्तान हेतम बाहर जाते हैं और पैसे लेकर आते हैं। ओमान की मैं एग्जाम्पल दिया, या वो जो खबर आती है कि जी मेट्रो हाइपरलूप की बात हो रही है, राइट, एलॉन मस्क जो है वो दुबई के अंदर बातचीत कर रहा है कि हम हाइपरलूप, अब हाइपरलूप का प्रॉपर्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या इत्तेहाद रेल किस तरह से इंक्रीज करेगी प्रॉपर्टी के वैल्यू। ये भी फैसला करना ज़रूरी है शुरू में कि क्या आप रहने के लिए ले रहे हैं खुद के या Absolutely. आपने प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है। दोनों जो देखने के लेंस है ना ये डिफरेंट है। जब आप अपने रहने के लिए लेते हैं ना तो फिर आप उस पर अपना एक बायस लेके आते हैं कि भाई मुझे ये पसंद है, मुझे ये इन्वायरमेंट पसंद है, मुझे ये नेबरहुड पसंद है, मुझे ये एरिया पसंद है, इसलिए मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि यार मैंने इसमें सिर्फ टैलेंट घुसाना है, मुझे रहना नहीं है, टैलेंट आएगा मुझे पे करेगा और मैंने 10 साल इसी तरह गुजारने हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। फिर आपने टेनेंट के हिसाब से सोचना, अपने हिसाब से नहीं सोचना। आपने सोचना कि यार टेनेंट को क्या पसंद होगा, यहाँ पे कितने लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते होंगे, या यहाँ पे कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं जिनके लिए उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, कोई हॉस्पिटल है उनको नर्सेज की ज़रूरत होगी। फिर आप उस लेंस से देखेंगे तो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट डिसीजन आएगा आपका। पढ़ने की वो एक जरूरत है। कहावत है ना कि दे आर नो सोल्यूशंस, दे आर ओनली ट्रेड ऑफ्स। कहावत बहुत मशहूर है जो हम यूज़ करते हैं कि लोग जो हैं वो घर नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं मंथली पेमेंट। कि भाई मेरी जो पॉकेट है वो क्या इजाज़त दे रही है, क्या वो $2,500 पर मंथ इजाज़त दे रही है या वो $3,000 पर मंथ इजाज़त दे रही है। लोगों का फोकस जो होता है ना वो उसके ऊपर होता है, वो नहीं देखता कि प्रॉपर्टी क्या है, कहते भाई मंथली क्या पड़ रहा है मुझे ये बताओ। तो जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं ना वो सबसे बेस्ट रिस्क मैनेजर होते हैं, उनको पता है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमें जो पिछली वीडियोस पे जो कमेंट्स आए हैं उसमें यही ये लिखा है लोगों ने कि भाई हमने प्रोजेक्ट को देख के उस पर ट्रस्ट करके हमने पैसे दे दिए, हमने एसपीए साइन कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता एसपीए में क्या लिखा था, और अब 6 महीने गुजर चुके हैं, 7 महीने गुजर चुके हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा होते हुए, तो अब हम क्या करें। तो ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने बगैर अपनी ड्यू डिलिजेंस किए, अपनी रिसर्च किए जो है वो उन्होंने पैसे पेमेंट कर दी, साइन कर दिए पेपर वर्क विदाउट रियलाइजिंग कि उसमें क्या क्लॉजेस थे क्या नहीं थे, और अब वो पछता रहे हैं या परेशान हैं कि अब हम क्या करें। तो उस सिचुएशन में जाने से पहले हम आप लोगों को क्या करना चाहिए एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर, आज हमारा टॉपिक उसके ऊपर है। और ये टॉपिक बेसिकली जनरल टॉपिक है, तो आप इसको किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जीसीसी की कोई मार्केट हो, ओमान हो, दुबई हो, सऊदीज़ हो, पाकिस्तान हो, या इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो नए जब शुरू होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता वहाँ की मार्केट का, वहाँ की नेबरहुड्स का, वहाँ की एमिनिटीज़ का, क्या वहाँ पे क्राइम रेट्स हैं क्या नहीं है। तो आपकी अपनी ड्यू डिलिजेंस, आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिफोर यू एक्चुअली साइन द पेपर वर्क एंड पे द डिपॉजिट। तो उस हवाले से आज हमारा डिस्कशन होगा। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मुहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, कैसे हैं आप। ठीक ठाक। मुहसिन भाई, आपने मुझे व्हाट्सएप किया था कि आपके पास भी कुछ इस तरह की क्वेरीज आई हैं रिसेंटली कि लोग परेशान हैं कि वो क्या करें करने के बाद। तो ज़रा आप अपने एक थोड़ा सा समराइज़ कर दें कि जिन लोगों से आप अभी मिल रहे हैं तो उनके क्या वो चैलेंजेस हैं, और फिर आप हमें बताइए कि हमें वो क्या अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए और किस तरह रिसर्च करनी चाहिए बिफोर वी जंप अहेड। एक तो मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा यासीन, एक तो कंसिस्टेंसी से हम ओमान को एक क्या कह रहे हैं, एक पैकेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कोई जा रहा है ओमान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो कोई भी एंगल ऐसा ना बचे जो कि समहाउ मिस हो गया। मिस हो। तो थैंक यू सो मच उस हमारी यानी आपकी कंसिस्टेंसी का, और हम कंटिन्यूसली इसको इलॉबरेट कर रहे हैं और डिटेल में जा रहे हैं। और इसका फायदा मैं आपको ये बताऊं कि कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच ऐसे किया कि उन्होंने वीडियो देखी है, ठीक है, और जब वो पहुंचे हमारे पास तो उन्होंने बताया कि जी वो तो बुकिंग अमाउंट दे चुके हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया है, वो तो थोड़ी सी
डाउन पेमेंट भी हो चुकी है। अब जब हमारी वीडियोस देखी तो उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, अच्छा थोड़ा सा हम इसको और देख लें, थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, अच्छा हाँ। क्या हमने सही इन्वेस्टमेंट की है, सही इन्वेस्टमेंट की है, दे दी और फिर कहा कि सही इन्वेस्टमेंट की है। तो ऐसा भी लोगों को फायदा हो रहा है कि वो जब देखते हैं तो वो फिर वापस यानी करने के बाद भी आ जाते हैं कि यार ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन क्या हमने ठीक किया या नहीं किया। उससे मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि बात दरअसल ये है कि ये एक स्पेशलाइज चीज है, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं है। और ये स्पेशलाइज चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी पहले अपने आप को बहुत ही जबरदस्त किस्म का इन्वेस्टर समझा करता था। मैं पहले भी बता चुका हूं इस बात पे। सभी सभी समझते हैं। मैंने भी बहुत अरसे से मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है रियल एस्टेट की, और जब मुझे याद है मैंने अपना पहला घर खरीदा था यूके में, तो मुझे लगता था कि यार बस एक दफ़ा हो गया ना, मुझे समझ में आ गई चीज़ें किस तरह करनी है, तो अब मैं एक्सपर्ट हूँ। लेकिन वो आपको पता चलता है कि आप सिर्फ स्क्रैच सरफेस को स्क्रैच कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सेम सेम चीज है। तो जब अजम्पशन जब आपकी ब्रेक होती है तो रियलाइजेशन क्रिएट होती है, और जब रियलाइजेशन क्रिएट होती है तो अंदाजा होता है कि कुछ भी नहीं पता हमें। तो इसमें जो लोग देख रहे हैं उसमें उनका कसूर कोई नहीं है। ये नहीं कह रहे कि हमको ऐसी बात करें कि यार एक ने गलती कर दी और नहीं कर दी। बात गलती की नहीं, बात ये कि ये इसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई हुई, इसका कोई कोई क्लासरूम इन्वायरमेंट ही नहीं है। इसका ये कि मैंने आपसे सीख लिया, आपने इनसे सीख लिया, आपने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली और फिर वही उसी लेंस को लेके चले गए। लेकिन ये हम इसको इग्नोर कर गए कि ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and it allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. और जब आप स्पेशलाइज फील्ड में जाते हैं तो किसी भी ऐसे मार्केट में एंटर होते हैं जिसका ना तो आपको उस कंट्री का पता है, जीसीसी की अगर हम बात करें, या कंट्रीज का पता है, नहीं पता। दूसरा खास करके आप अगर वहाँ रह नहीं रहे फिर तो और आप वल्नरेबल है ना। बिल्कुल ज्यादा वनरेबल। और दूसरी ये कि जो ओवरऑल दुनिया में चेंजेस आ रही हैं उसका नहीं पता आपको कि वो कैसे इंपैक्ट करेंगी वहां पे। और फिर तीसरा ये कि वो जो आसपास के चारों तरफ लोग हैं उनसे आपने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ले ली है और उसको जमा करके आपने एक अपनी पिक्चर बना ली है। और वो पिक्चर बनाने के बाद आप कहने हैं कि जी मुझे काफी कुछ पता चल गया, अब मैं जाके वहां इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओमान एक अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने की, ओमान जबरदस्त जगह है इन्वेस्ट करने की आपकी रिसर्च की बेसिस पे, लेकिन ओमान बड़ी खतरनाक जगह बन सकती है अगर वो गलत जगह पे इन्वेस्ट हो जाए। तो उस बीच के जो गैप है, उस गैप के अंदर ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आता है, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि एक तो वो जो रिसर्च है, रिसर्च कितनी रिसर्च करनी है, किन किन चीजों को देखना है, हम उस पर बात करेंगे। अभी हमारे पास कुछ चीजें बनी हुई हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है। रियल एस्टेट का क्या ताल्लुक, क्या सुल्तान हेतम के जो विजिट्स हो रहे हैं दुनिया में उनके साथ है भी, या उससे कोई ताल्लुक नहीं है उस रियल एस्टेट का। सुल्तान हेतम बाहर जाते हैं और पैसे लेकर आते हैं, ओमान की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। या वो जो खबर आती है कि जी मेट्रो या फिर वो जो हाइपरलूप की बात हो रही है, राइट? एलॉन मस्क जो है वो दुबई के अंदर बातचीत कर रहा है कि हम एक हाइपरलूप क्रिएट। अब हाइपरलूप का प्रॉपर्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या इत्तेहाद रेल किस तरह से इंक्रीज करेगी प्रॉपर्टी की वैल्यू। अभी सारे के सारे डॉट्स अगर आपने कनेक्ट करने शुरू करेंगे तो आपका जो फैसला होगा इवेंचुअली जाके वो बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि वो सॉलिड इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होगा और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि भाई इसकी रियल एस्टेट की यही रेसिपी है। तो यहां पे हम रेसिपी को शेयर करने की कोशिश करेंगे आपके साथ कि जी ये रेसिपी ऑब्वियसली कोई अल्टीमेट रेसिपी नहीं है,
हम ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल जबरदस्त रेसिपी है, बट ये एक बड़ी कॉमन सेंस अप्रोच है कि जब भी रियल एस्टेट को आप एनालाइज करते हैं तो ये सारे सर्टेन फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये रियल एस्टेट को समहाउ अफेक्ट करते हैं। तो ये उसके साथ साथ कनेक्टेड है। तो अब हम आगे चलते हैं, वो ये कि इसके स्टेप्स क्या होंगे, राइट। तो एक डॉक्यूमेंट मेरे पास बना हुआ है, वो मैं अपना अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसमें हम फिर वन बाय वन उनकी हेडिंग्स पे जाते हैं और रिव्यू करते हैं, और ये वो चीज़ है जहाँ पे हम असिस्ट करते हैं कि इन चीज़ों को कंपाइल करने में, और वो भी ऑथेंटिक डेटा। ये नहीं कि ये तो अरे ये आपने कैसे कह दिया, अच्छा ये तो उसने मुझे बताया था कि ये इतना हो गया। अरे भाई किसने बताया था, सोर्स क्या है डेटा की, इतना मैटर करती है, और कितने लोगों ने उसको वेरीफाई किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। या हमने एक ओमान इन्वेस्टमेंट पैक जो है वो क्रिएट किया हुआ है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि आपको एम्पावर करना। इसको मैक्सिमाइज कर लें आप, या आपकी पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा? आ रहा है? हाँ अब सही है। आप सही हो गया? राइट। तो अब इसके बहुत फैक्टर्स हैं, वो हम आहिस्ते आहिस्ते नीचे जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाई ओमान, यानी हम इतने सारे मुल्कों की बात हो रही होती है तो हम हमेशा कंपैरिजंस की बात करते हैं, राइट। बहरीन से कंपेयर करते हैं, दुबई से कंपेयर करते हैं, शारजा से कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन बहुत जरूरी है ताकि आपको ये पता हो कि ओमान को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो किस बेसिस के ऊपर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर आपको लगता है ये कि जब आप ओमान के इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी उन चीजों को कंपेयर कर रहे हैं जिसको नहीं हमें कंपेयर करना चाहिए दुबई के साथ। जैसे ओमान बहुत पीसफुल है, राइट, दुबई बहुत हैपनिंग है। अब अगर एज अ इन्वेस्टर या आप उस जगह पे जाके खरीदना चाहते हैं और रहना चाहते हैं और आपको बहुत हैपनिंग जगह पसंद है, तो ओमान आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने होंगे, ये आपको कोई टूल नहीं निकाल के बता देगा कि इसमें एक पॉइंट ये भी है ना कि ये भी फैसला करना ज़रूरी है शुरू में कि क्या आप रहने के लिए ले रहे हैं खुद के, या आपने प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, क्योंकि दोनों जो देखने के लेंस है ना ये डिफरेंट है। जब आप अपने रहने के लिए लेते हैं ना तो फिर आप उस पर अपना एक बायस लेके आते हैं कि भाई मुझे ये पसंद है, मुझे ये इन्वायरमेंट पसंद है, मुझे ये नेबरहुड पसंद है, और मुझे ये एरिया पसंद है, इसलिए मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि यार मैंने इसमें सिर्फ टैलेंट घुसाना है, मुझे रहना नहीं है, टैलेंट आएगा मुझे पे करेगा और मैंने 10 साल इसी तरह गुजारने हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। फिर आपने टैलेंट के हिसाब से सोचना, अपने हिसाब से नहीं सोचना। फिर आपने ये नहीं सोचना कि यार मुझे क्या पसंद है, आपने सोचना है कि यार टेनेंट को क्या पसंद होगा, यहाँ पे कितने लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते होंगे, या यहाँ पे कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं या कंपनीज हैं जिनके लिए उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, कोई हॉस्पिटल है उनको नर्सेज की ज़रूरत होगी। तो फिर आप उस लेंस से देखेंगे तो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट डिसीजन आएगा आपका। तो ये अक्सर लोग कंफ्यूज कर लेते हैं इस बात को कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उठा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे ये एरिया पसंद है, मुझे ये व्यू पसंद है, मुझे ये नेबरहुड पसंद है, लेकिन आप टैलेंट को बिल्कुल मिस आउट कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये मुझे आखिर में एक बात करनी है, वो पसंदीदी पे भी करनी है, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि डिसाइड करता है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो पसंदीदी का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। और बिल्कुल सही बात है, जब भी आप कोई भी काम करने जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए, और वो आपको पता होना चाहिए कि ये मैं ऑब्जेक्टिव मीट करता भी है या नहीं करता। अगर ऑब्जेक्टिव मीट करता भी है और सॉरी नहीं भी करता और मुझे पसंद आ रहा है तो फिर ठीक इन्वेस्टमेंट नहीं हुई ना, क्योंकि इवेंचुअली वो फिर लॉन्ग टर्म नहीं जा सकेगी। तो अच्छा, वापस आते हैं इसके ऊपर। दूसरे ये कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं ओमान के अंदर, ये हमें समझने की जरूरत है। फिर ये कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ, ओमान की पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या स्टेटस है, कब पहले कितनी थी, कब हुई, बढ़नी कब शुरू हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जानना। फिर इसी तरह से क्या दुनिया पैसे इन्वेस्ट कर रही है ओमान के अंदर या नहीं कर रही, यानी क्या दुनिया मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरी गवर्नमेंट्स जो हैं क्या ओमान के अंदर इन्वेस्ट कर रही है नहीं कर रही। तो जब हमारे ये सुल्तान हेतम कहीं बाहर जाते हैं तो जो प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं तो वो तो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई यूएई की गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है ओमान के अंदर, ये बहुत बहुत क्रिटिकल है। तो अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है तो गवर्नमेंट का जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है और जो गवर्नमेंट के पास मसल है इस चीज को एक्सरसाइज करने का कि भाई किसी तरह उस कंट्री की रिलेशनशिप साथ में उसका फ्यूचर के साथ वो कनेक्ट होने जा रही है, तो बड़ा जबरदस्त सिग्नल है कि यार ये इसका मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट हमारी जो होगी वो भी अच्छी होगी। इसी तरह से
टैक्स का क्या सीन है? Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. कहते हैं जी टैक्स फ्री टैक्स फ्री टैक्स फ्री। ओमान में कुछ चीजें जरूर टैक्स फ्री है, लेकिन हर चीज टैक्स फ्री नहीं है। ये पता होना चाहिए आपको क्या टैक्स है और क्या नहीं है, और उसी हिसाब से ये भी सोचना चाहिए कि भाई अगर फर्स्ट करें अभी टैक्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स आ नहीं रहा, ये भी पता होना चाहिए। हाँ। और अगर आ गया है तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, और इंक्रीज होगा तो क्यों इंक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो क्यों डिक्रीज होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जो है कंट्री का रिस्क एनालिसिस, मतलब हर चीज का रिस्क एनालिसिस है ना, आपका भी अपना एक रिस्क एपेटाइट है कि भाई ये मैं रिस्क ले सकता हूँ, ये मैं रिस्क नहीं ले सकता। अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी साहब से बात हो रही थी, तो हम डिस्कशन कर रहे थे पेमेंट प्लान्स वगैरह के ऊपर, तो वो कहने लगे कि यार ये तो मेरे लिए स्ट्रेच हो जाएगा, मुझे इसके लिए तो मुझे कुछ चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरी है? कहते यार जरूरी तो है, बट लेकिन कोई बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने कहा अगर ये बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर स्ट्रेच क्यों हो रहे हैं उसके लिए आप? और जिस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट हुई भी है, किसको पता था पाकिस्तान इंडिया की वॉर होगी, किसको पता था ये ट्रम्प ट्रेड वॉर होगा? तो आपको हमेशा से इस तरह से प्लान करना चाहिए कि आपके पास रूम होना चाहिए। लेट्स से आपके पास 100 रुपए लगाने हैं आपने, तो आप 70 रुपए लगाइए, 30 रुपए का हमेशा से रूम होना चाहिए। हाँ, अगर वाकई जरूरत है किसी चीज की, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो फिर आप स्ट्रेच भी होते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जरूरत थी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रेच? कि ये प्रॉपर्टी कहीं आपके लिए आगे मुसीबत ना बन जाए 1 साल के बाद या 2 साल के बाद। तो ये सारे फैक्टर्स आपको रिस्क के साथ कनेक्टेड है ना, तो रिस्क को समझना जरूरी है, और रिस्क को मैनेज, और रिस्क क्या होता है? मैनेज होता है। रिस्क कभी भी गायब नहीं हो सकता, मिनिमाइज कर सकते हैं आप, और लेकिन रिस्क हमेशा रहता है इन्वेस्टमेंट का, और किसी न किसी उस पर रहता है, मतलब रिस्क की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो आपको थोड़ा सा रिस्क को भी पढ़ने की वो एक जरूरत है। कहावत है ना कि देयर आर नो सॉल्यूशंस, देयर आर ओनली ट्रेड ऑफ्स। ओनली ट्रेड ऑफ्स, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू विन सम, यू लूज सम ना, ये रिस्क है। तो कंट्री का क्या रिस्क है? अब फॉर एग्जांपल अभी जीसीसी पे जो एक सिलसिला चल रहा है वो ट्रेड वॉर का, ऑयल प्राइसेस का चल रहा है। तो वो जो ब्रेक इवन है, वो किस कंट्री का कितना ब्रेक इवन है, ये आपको पता होना चाहिए। ओमान का कितना ब्रेक इवन है, ऑयल की प्राइसेस कितनी होंगी, तो ओमान का जो डेफिसिट है वो ज्यादा होगा, कम होगा, या बिल्कुल ब्रेक इवन पे चलेगा। सऊदी अरेबिया का कितना है, यूएई का कितना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से जो थर्ड वर्ल्ड है वो कैसे उस मुल्क को, सॉरी नॉट थर्ड वर्ल्ड, थर्ड पार्टीज जो हैं, सॉरी थर्ड पार्टीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो इस कंट्री को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम तो बहुत जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, अरे यार अच्छा ये खबर आ गई, अच्छा ये खबर आ गई, अच्छा ये खबर आ गई, वो आ गई। हम कोई डाटा थोड़ी फैच करते हैं, हमारे यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो क्रेडिट रैंकिंग होती हैं, जैसे मूडीज की, एस&पी की, तो वो किस तरह से इसको देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो उनके पास सारे नंबर्स खुले हुए, और फिर आईएमएफ की, फिर वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, या फिर जो जैसे यूबीएस का नाम सुना होगा आपने, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, और वो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो फिर वो रेट भी करते हैं डिफरेंट मार्केट्स को कि यार ये मार्केट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है, ऊंची है, नीची है, क्योंकि डेटा उनके पास आता है, तो वो डेटा वो लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो ये एनालिसिस सारा देखने की जरूरत है कि यार ये जो इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी टीम्स बिठाई हुई हैं सिर्फ रिसर्च की बेसिस पे, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट कनेक्टेड है उस रिसर्च के साथ, और उसी के बेसिस पे वो करते हैं। तो वो लोग क्या कह रहे हैं उस मुल्क के बारे में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। दूसरे ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे हेज फंड्स की हम बात कर रहे थे, याद है यासीन? बहुत सारे हेज फंड्स जो हैं, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, कुछ हो गया, वो आप यूएई जा रहे हैं। हेज फंड्स ऐसे तो कोई कहीं नहीं जाते भाई, उनको तो सबसे ज्यादा सिक्योर चीजें चाहिए होती है, मतलब जिनके पास पैसे होते हैं ना, सबसे ज्यादा वो डरते हैं दुनिया में। बैंक जो है सबसे ज्यादा डरते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। इसी तरह से हेज फंड्स भी, या वो कौन सा है आपको, ब्लैक रॉक भी है, और एक दो और भी हैं इस तरह के, बल्कि यूके से तो आई थिंक यहाँ के कुछ टॉप 3-4 हेज फंड्स मूव हुए हैं अबू धाबी। सो ये क्यों जा रहे हैं वहां पे?
इनको क्या नजर आ रहा है वहाँ पे? तो ये अब सारी अबू धाबी चीजें का तो मैंने बहुत सुना है कि वो तो एक तरह से फाइनेंशियल हब बनने जा रहा है जी जीसीसी का। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सुना है, क्योंकि वो फुल इसी पे काम कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी यूएसपी जो है ना फाइनेंशियल हब के तौर पे क्रिएट कर लें उस पूरे रीजन की, जो कि बड़ी यूनिक सी चीज होगी। ऑल्दो कि दुबई इज डूइंग रियली वेल इन डीआईएफसी, बट वो जो भी छोटा मोटा रूम बचा हुआ था दुबई का, वो अबू धाबी इस वक्त फुल टाइम कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. अच्छा, इसी तरह से फिर आ जाते हैं जी रेंट। ये जो रियल एस्टेट मार्केट है, ये हम डाउन मार्केट में एंटर हो रहे हैं या अप मार्केट में एंटर हो रहे हैं? अच्छा, डाउन मार्केट क्या होती है? कोविड में एंटर हो रहे हैं या 2024 में एंटर हो रहे हैं, राइट? तो अगर कोविड में एंटर होते तो बड़ा अच्छा टाइम था और आपको बड़ा फायदा होता। लेकिन अगर आप हाई मार्केट में एंटर होंगे तो ये नहीं है कि हो सकता है आपको बहुत ज्यादा कोई नुकसान हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस फायदे को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इतना फायदा नहीं होगा। और आप जो देख रहे हैं वो बेसिकली 2020 का कोविड देख रहे थे। तो डाउन एंड अप मार्केट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस मार्केट में एंटर हो रहे हैं। ओमान की इस वक्त डाउन मार्केट है, और कोविड से नहीं, कोविड से पहले से ही काफी डाउन मार्केट है, और ये मार्केट अभी खड़ी होनी शुरू हुई है। तो ये भी पता होना चाहिए कि जी मार्केट का करंट स्टेटस क्या है और पीछे क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कौन सा सेगमेंट करेक्शन पे गया है, रेडी टू मूव की क्या सिचुएशन है, अपार्टमेंट्स प्राइस करेक्शन पे गए हैं या सिर्फ विलास भी गए, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर उसके बाद फिर आप एरियाज पे आ जाते हैं कि अच्छा जी हाई पोटेंशियल एरियाज कौन कौन से हैं उसके अंदर, उसको एनालिसिस जरूरी है कि आइडेंटिफाई करना कि मुझे ज्यादा ग्रोथ कहाँ मिलेगी। ठीक है, ओवरऑल मार्केट बेहतर हो रही है, सभी को फायदा होगा, लेकिन किसी को कम फायदा होगा, किसी को ज्यादा फायदा होगा। तो जो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि मैच्योर हो चुकी हैं ओमान के अंदर, कुछ जगहें ऐसी जो कि मैच्योर हो चुकी हैं, फायदा उनको भी होना है, लेकिन वो मार्जिन आपको वहां नहीं मिलेगा। मार्जिन के लिए तो आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा ना जहां पे अंडर वैल्यू चीजें मिल रही हो आपको। और अंडर वैल्यू का ही जो डिफरेंस है, क्योंकि अंडर वैल्यू इसलिए मिल रही है क्योंकि वो पोटेंशियल के ऊपर इन्वेस्ट हो रही हैं, वो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम पे नहीं हो रही इन्वेस्ट। तो जितने हाई पोटेंशियल वाले इन्वेस्टर्स होते हैं और जिनको हाई रिटर्न चाहिए होते हैं, वो ऐसे इलाकों में जाते हैं जिनका पोटेंशियल हाई होता है। और जो इन्वेस्टर्स इस तरह के होते हैं कि यार या तो अपना घर ढूंढ रहे होते हैं या कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो छोटा रिस्क लेना है, वो फिर ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे उनको पता होता है कि ये चीजें ऑलरेडी चारों तरफ बनी हुई हैं, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत फायदा होगा तो मैं कर लूंगा। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है और रिस्क को आप फिर अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप आ जाते हैं स्पेसिफिक्स के ऊपर कि ROIs क्या होते हैं और ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इनका कंपैरिजंस क्या है, और अगर मैं एक यूनिट लूंगा सेकंड फ्लोर के ऊपर तो क्या वो बेहतर यूनिट है, या जो यूनिट अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूं तो वो बेहतर यूनिट है। ये जो विला है, ये कॉर्नर का विला है, इसकी ज्यादा वैल्यू होगी, या ये विला जो सेंटर में बना हुआ है इसकी ज्यादा वैल्यू होगी। तो उसके बाद फिर आप निटी ग्रिटी में उतरते हैं और आप पिक एंड चूज करते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जो देखने की होती है वो ये देखने की होती है स्कैसिटी, यानी जो मैं खरीदने जा रहा हूं वो कितनी क्वांटिटी में बन रहा है। अगर 1000 स्टूडियोज बन रहे हैं तो परेशानी की बात है, क्योंकि जब वो रेंट पे जाएंगे तो एक बंदे के पास 1000 ऑप्शन होंगे, आपका क्यों वो लेगा स्टूडियो अगर उसके पास 1000 हैं। तो क्या आपका स्टूडियो कोई ऐसा यूनिक स्टूडियो है कि 1000 छोड़ के वो आप सबसे पहले आपके पास जाएगा? तो आपको स्कैसिटी का एनालिसिस करना है कि भाई ये जो आप यूनिट बना रहे हैं एक सर्टेन क्वांटिटी के अंदर, तो वो स्कैसिटी मौजूद है भी है नहीं, क्योंकि सारे इसमें ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगा। यहाँ टोरंटो में ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर लास्ट आई थिंक 5 years के अंदर जो है वो हज़ारों की तादाद में स्टूडियो
अपार्टमेंट्स बने हैं राइट। और अब उनमें काफ़ी क्राइसिस आया हुआ है और उसकी वजह ये है कि उन्होंने इतने ज़्यादा बना दिए हैं और वो लेते ही इन्वेस्टर थे, यानी कि अगर 400 स्क्वायर फुट का स्टूडियो है वो कोई फैमिली तो लेगी नहीं, वो इन्वेस्टर ही लेगा ताकि वो उसको या तो फ्लिप कर दे प्रदर्शन से पहले या फिर वो उसको टेम्परेरी तौर पर किराए पर उठाए फिर आगे बेच के निकल जाए। तो वो इन्वेस्टर ही खरीदते थे उसको। और अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो सिचुएशन है कनाडा में काफ़ी रिस्की हो गई है, ये जितने भी ट्रेड वॉर्स हैं फिर इकॉनमी की सिचुएशन, तो वो इन्वेस्टर जो है ना मार्केट से गायब हो गए हैं। तो अब उनको खरीदने वाला कोई भी नहीं है और वो हज़ारों की तादाद में जो है बन के मार्केट में आ रहे हैं। तो इस वक्त बड़ा क्राइसिस है टोरंटो के अंदर, जो खासतौर पर ये जो लो साइज़ के अपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा बना दिए हैं और इनके जो ख़रीदार थे वो सिर्फ इन्वेस्टर थे। वो जो जिसे कहते हैं ना कि मार्केट वो इतनी छोटी हो गई है कि अब उनके पास बायर्स बचे ही नहीं हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कार्सिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जैसे सिंगल फैमिली होम लेते हैं, टाउन हाउस लेते हैं, वो तो बनता ही बहुत कम है और वो हर घर जो यूनिक होता है। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे इतना प्रेशर नहीं आएगा कभी भी जितना कि इस तरह के छोटे कॉन्डोज में आएगा या जितने जो स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि ये इन्होंने इतने हज़ारों की तादाद में बना दी हैं और उस हिसाब से आपके पास बायर्स हैं नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और देखिए हर उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है जो कम होती है। आप किसी भी यानी इवन गाड़ियों की बात कर लीजिए या घड़ियों की बातें कर लीजिए या कपड़ों की बातें कर लीजिए या खवातीन के बैग्स की बातें कर लीजिए, तो ऑब्वियसली जिसकी क्वांटिटी सबसे कम होगी वो रेयर चीज़ होगी। तो सेम जो है ना फिनोमेना वो अप्लाई होता है फिर आपकी प्रॉपर्टी के लिए भी, कि आपको ये देखना है कि मेरी जो प्रॉपर्टी में लेना जा रहा हूँ ये कितनी डिजायरेबल है। यानी अगर मैं फर्स्ट करें मैं ये नहीं खरीदता, मैं आता हूँ यहाँ पे एज ए टेनेंट, तो क्या मैं टेनेंट लूंगा इसको या नहीं लूंगा? और इस चीज पे भी जरा सोचने की जरूरत है कि आपको अगर कोई चीज खरीदनी है तो वो खरीद के आपने कोई अपने तिजोरी में बंद नहीं कर लेनी वो आपने मार्केट में ही छोड़नी है, राइट? तो या तो आप टेनेंट के लिए खरीद रहे हैं उसको, राइट, या तो टेनेंट रहेगा उसके अंदर यूज जो करेगा, या दूसरा इन्वेस्टर उसको खरीदेगा अगर आप उसको बेचते हैं तो आप इन दो लोगों के लिए खरीद रहे हैं, आप अपने लिए नहीं खरीद रहे अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो जब ये वाला जो जब दो फैक्टर लग गए ना कि जी मैं तो टेनेंसी के लिए ले रहा हूं, मुझे तो वो चाहिए, रेंटल चाहिए हर महीने, तो आपको एज ए टेनेंट सोचना है उसके लिए और देखना है यहाँ पे स्कूल है या नहीं, अच्छा मेरी प्रॉपर्टी में खातून आएंगी नहीं आएंगी, मतलब कपल आएगा नहीं आएगा, बच्चे होंगे नहीं, ये सारी चीजें आपने कंसिडर करनी है। और उसके बाद फिर वो यूनिट उठाना है कि यार मुझे ये यूनिट सही लग रहा है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मेरे वो टिक करता है, यहाँ पे बड़ी डिमांड है इस तरह की प्रॉपर्टीज की क्योंकि काफी कम बनी हुई है ये प्रॉपर्टीज और यहाँ पे फैमिलीज मूव होती हैं। तो आपको जो उसका जो इकोसिस्टम है या जो उसका एनवायरनमेंट है अपनी प्रॉपर्टी का आसपास का वो पता होना चाहिए। स्कूल्स कितने करीब हैं, फिर प्ले एरिया कितने करीब है, मस्जिद बनी हुई है नहीं बनी हुई, यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंक्रीज करती हैं। और अगर आपकी प्रॉपर्टी को हम रेंट पे लेके जाएं और हमारे पास कहने को कुछ भी ना हो तो उसका मतलब है कि आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप उसको बेचने के लिए ले रहे हैं तो वो क्या वो अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी ऐसी होगी आपने जो ली है कि आप भी उस पर प्रॉफिट लें और खरीदने वाला जो है वो भी ये सोच के उठाए कि मैं इस पर आगे जाके प्रॉफिट बनाऊंगा। यानी दो एंटिटीज हैं जो प्रॉफिट बना रही हैं, फर्क क्या है? टाइमिंग्स का। तो ये भी आपको देखना। और फिर हमने आई थिंक लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वही कि आपको पता है कि जी वो 8% तो ऊपर चला जाएगा, वो जी DLD चला गया, कमीशन चला गया, यहाँ पे कमीशन चला गया, या फिर ओमान में वैट है 5% वो चला गया, तो ये चला चलो कि 8% तक हो गया। अब तो -8% से तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेशंस में क्या आपने कैलकुलेशन बनाई हुई है। और अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, नॉट गुड इनफ, नंबर्स दिखा दें इस प्रॉपर्टी के। और जब तक वो नंबर्स आप क्रंच नहीं करते अपनी स्प्रेडशीट्स के ऊपर, यकीन मानिए वो आपको हमेशा हैरान करेंगे, हमेशा हैरान करेंगे, क्योंकि यही तो पावर है लिखने की और क्रंच करने की और नंबर्स की कि आपको वो चीज निकाल के देते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। सो बहुत जरूरी है उन नंबर्स को क्रंच करना। और हम इंशाल्लाह अगली जो हम करेंगे एक और एपिसोड, उसके अंदर फिर हम और भी बताएंगे आपको कि हमारा एनालिसिस का प्रोसेस क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी पॉडकास्ट थोड़ी लंबी होती है और ये भी थोड़ी सी लंबी है, तो जरा उसकी डिटेल में तो अभी नहीं जाते, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ताकि आप भी अगर उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो यू बिकम अ गुड इन्वेस्टर। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio?
You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way. And I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news. Understand them. Enroll now and take control of your financial future today. ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद जो एक सिलसिला आता है वो आता है कंपैरिजंस का। ये कंपैरिजंस, एक तो रिसर्च किया आपने, रिसर्च करने के बाद आप कंपैरिजंस पे आ गए। अब 2 या 3 चीजों को आपने कंपेयर करना है, और कंपेयर करने में कब डिलीवर होगी, रेंटल डिफरेंसेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, साइजेस क्या हैं, एक्सपेक्टेड रेंट वो कितना होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना होगा, इतने में बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं कंपेयर करने के। और जो भी एनालिसिस कर रहा होगा उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। किसी को कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए प्रॉपर्टी चाहिए होती है तो उसके लिए ये देखना जरूरी है कि यार ये मेरा इतना बनाएगी नहीं बनाएगी। किसी को रेंटल के लिए चाहिए होती है, तो वो जब इन सब चीजों को देखेगा कि जी ये मैंने नंबर्स क्रंच किए हैं और बेस्ड ऑन द डेटा, वो डेटा मुझे कहां से आया है, ऑब्वियसली कुछ वेबसाइट से मिला है, कुछ मार्केट रिसर्च है, उनको मैंने कंपाइल करके डेटा डाला है और वहां से मैंने जो चीजें निकाली हैं उसमें मैंने मार्जिन भी डाला हुआ है, मार्जिन ऑफ एरर। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो डेटा आपको मिला हो वो 100% एक्यूरेट होना तो चाहिए फंडामेंटली, लेकिन अगर वो नंबर्स नहीं अच्छे या थोड़ा सा प्लस माइनस का डिफरेंस है तो वो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो फिर खराब हो जाएंगी जब इवेंचुअली आप देखेंगे कि जी इसने तो हिट ही नहीं किया ये ऑब्जेक्टिव जो जिसके लिए मैं आया था। तो वो कंपैरिजंस बहुत जरूरी हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। और कंपैरिजंस के बाद फिर जब वो डेटा निकलता है तो यकीन मानिए, एक मैं एग्जांपल आपको दूं, अभी रिसेंटली हम कर रहे थे टाउन हाउस का कंपैरिजन ओमान के अंदर ही। तो 5 साल का पेमेंट प्लान भी आया हुआ है, 3 साल का पेमेंट प्लान भी आया हुआ है, काफी कंपटीशन हुआ हुआ है, पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान्स भी आए हुए हैं, काफी गर्मा गर्मी चल रही है सब मार्केट के अंदर। तो अब जब हमने उन सब चीजों को उठा के ना, जैसे किसी का 5 साल का पेमेंट प्लान है तो हमने 5 साल का उठाया एक प्रोजेक्ट, फिर हमने एक 3 साल का प्रोजेक्ट उठाया और फिर हमने एक 5 साल का प्रोजेक्ट। इनको जब हमने कंपेयर किया इन चीजों से तो अब इतनी रिवीलिंग चीजें निकली हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी 5 साल का है ये वो, बट ऑब्वियसली जो डेवलपर है उसने ठीक ठाक प्राइस डाली हुई होती है उसके अंदर। हाँ, वो कोई फ्री में तो नहीं दे रहा ना फ्री आपको। में तो आपको नहीं दे रहा ना, वो अगर आपको आसानी दे रहा है तो वो फ्री में तो नहीं दे रहा आपको वो। लेकिन आपको क्योंकि आप कम कम पैसे दे रहे हैं तो आप अपने कम कम पैसे देख रहे हैं कि मंथली इंस्टॉलमेंट मेरी मैनेजेबल होंगी तो ये होगा। लेकिन जब वो इवेंचुअली जब वो प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी आपके पास जाएगी और फिर जब आप उसको रेंट पे लेके जाएंगे तो रेंट पे वो वैल्यू तो नहीं दे सकती जो 3 साल वाली देगी आपको, क्योंकि उसकी प्राइस कम है। अच्छा, और फिर ये भी मैटर करता है कि डिलीवर कौन कब कर रहा है, यानी आपका रिटर्न जो है वो क्या 2 साल के बाद स्टार्ट हो जाएगा या रिटर्न को 3 साल के बाद स्टार्ट होगा, ये भी तो मैटर करता है ना। यहाँ पे कनाडा में हम लोग limited एक कहावत बहुत मशहूर है जो हम यूज़ करते हैं कि लोग जो हैं वो घर नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं मंथली पेमेंट। कि भाई मेरी जो पॉकेट है वो क्या इजाज़त दे रही है, क्या वो $2,500 पर मंथ इजाज़त दे रही है या वो $3,000 पर मंथ इजाज़त दे रही है। तो लोगों का फोकस जो होता है ना वो उसके ऊपर होता है, वो नहीं देखता कि प्रॉपर्टी क्या है, कहते भाई मंथली क्या पड़ रहा है मुझे ये बताओ। तो यार यासीन अभी सोचिए ऐसे लोगों के लिए हम कितने जरूरी हो जाते हैं। हाँ ये बताइए आप बिल्कुल कितने जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि मैं जितने सारे लोगों से बातचीत कर रहा था ना वो एग्जैक्टली उन्होंने ये देखा था, पेमेंट प्लान है मंथली ये हो सकती है, अरे इससे अच्छा तो है ही कोई नहीं, ये तो मुझे तो ये करना ही करना है। अब जब मैंने उनके साथ नंबर शेयर किए ना लोगों के साथ तो अरे इतना डिफरेंस है, आप यकीन करेंगे 52,000 पाउंड्स का फर्क है। ऐसी बात है, जो बिल्डर 5 आपको साल के पेमेंट प्लान दे रहा है हाँ वो उसमें इंटरेस्ट डाल रहा है ना। हाँ वैसे वो तो भी नहीं है, करा फिर फ्री में। हाँ उसका टाइम थोड़ा सा लंबा है, वो 3 साल के बाद बना के देगा आपको। हाँ ये जो दूसरा वाला डेवलपर है ये 2 साल में बना के दे रहा है आपको। तो हमने जब 5 साल के फ्रेम में डाला ना दोनों प्रोजेक्ट्स को उठा के, तो एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंस जो है वो 52,000 पाउंड्स का है। कुछ कम अमाउंट है। 5 साल में आप उसकी जगह एक वो अलग से वो खरीद सकते हैं। 50,000 पाउंड का कितना हो गया, खैर स्टूडियो तो नहीं आएगा लेकिन ओमान में तो नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक यूके में आ जाएगा 50-60 हज़ार का कुछ आ जाएगा।
तो आप वो कर सकते हैं। तो लेकिन वो जब तक हम उसको कंपैरिजन में डालेंगे नहीं निकलेगा कुछ। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हम अगले सेशन में बताएंगे आपको कि कंपैरिजन हम लोग किस तरह से करते हैं, ताकि क्योंकि ये हमसे बोल नहीं रहे हैं, ये क्योंकि हम कर रहे हैं लोगों के साथ, तो हम वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जी, डेवलपर की ड्यू डिलिजेंस। कौन है डेवलपर भाई, इसके पीछे पास परफॉर्मेंस क्या थी, गूगल रिव्यूज कैसे हैं इसके, जो लोग वहां पर हैं वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो आपको ना सब इसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, हर एक को फोन शोन करने पड़ते हैं, कहते हैं इसका नाम सुना है तुमने, इसका नाम सुना है, अच्छा किसी ने खरीदा था, किसी ने खरीदा। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हो सकता है आपको वन साइडेड इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल रही हो, तो वो वन साइडेड इन्फॉर्मेशन फिर बाद में जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो फिर तो वो वन साइडेड रहेगी नहीं, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, अरे अच्छा ये तो मैंने चेक ही नहीं किया था। तो बहुत जरूरी है डेवलपर की ड्यू डिलिजेंस, और उसका भी एक प्रोसेस है करने का कि क्या क्या चीजें चेक हो सकती हैं। अब जैसे हम करते हैं वो ये कि मेरा लिंक्डइन का बहुत बड़ा नेटवर्क है, तकरीबन आई थिंक 31-32,000 लोग हैं उसके अंदर। तो अगर ओमान में कोई इस तरह का प्रोजेक्ट निकलता है तो मैं उसमें वहां जाके ना ओमानियों को डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये डेवलपर पता ना कैसा है, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है। यकीन करें 100 को डालता हूँ, 6 जवाब आ जाते हैं आ जाते हैं। इसी तरह से अभी कहीं किसी और मुल्क का भी डेवलपर आया था ओमान में, तो उसकी भी मैंने सीधे ड्यू डिलिजेंस की थी, मेरे पास उस मुल्क के लोग थे, मैं गया उनके पास, बहुत सारे डाल दिए मैंने, बहुत सारे वो डाल। बताया था आपने इजिप्ट का कोई डेवलपर था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आप चाहें तो रिमूव कर दीजिएगा। तो वो जो है वो उसका निकल कर आ गया कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा। तो ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं एक और भी क्या कहते हैं डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, जो भी टाइमलाइन है ना, टाइमलाइन उस पर 5 से 6 महीने आप ऊपर रखिए। ये रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, और ये रियल स्टेट प्रोजेक्ट डिले तो होते हैं, हाँ, छोटी डिलेस मोटी तो आते चीजें हैं। नहीं होती ये। तो डेवलपर कुछ भी कर ले, अनलेस अनटिल वो डेवलपर 3 साल का कह के 2 साल में बना देता है, राइट, 2 साल में बना देता है, तो आपको 3 साल में मिल जाएगा ठीक है। लेकिन अगर वो 3 साल में कंप्लीट कर रहा है तो एक्सपेक्ट कीजिए कि वो 3.5 साल में मिलेगा आपको, हाँ। ठीक है। और ये मेरा नहीं है पॉइंट, मैं जैसे मैं अपना नहीं, एक्सपीरियंस यहाँ पे भी होता है, डिलेस तो होते हैं। ये मेरे जो मामू हैं वो बड़े सीजन इन्वेस्टर हैं माशाल्लाह से, वो 50-60 साल से कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स। वो जब भी जाते थे किसी के पास बैठ जाते थे और वो लोग कहते थे यार कब मिल रहा है, कहता है 2 साल में मिलना है, कहता अच्छा 3 साल। तो सर 2 साल का डिलीवरी, मैंने कहा मेरा तो 3 साल का, ये 3 साल क्यों है? कहते हैं मुझे अपने पैसे मैनेज करने, मैंने इसको विंडो दे दी है 1 साल के ऊपर की, ठीक है, मैं अपने पैसे ऐसे 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 मैनेज करूंगा। और यकीन कीजिए 3 साल में मिलते थे वो प्रोजेक्ट, 2 साल में नहीं मिलते थे, क्योंकि मार्केटिंग का काम ही कमिटमेंट करना है। मार्केटिंग तो बनी कमिटमेंट पे, क्योंकि कमिटमेंट नहीं करेगी तो खरीदेगा कौन बिल्कुल। तो मार्केट तो कमिट करेगी आपसे, लेकिन डिलीवर जो करना है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके लाइसेंसेस हाँ, हैं, नहीं इधर भी बड़ा permissions कॉमन हैं। है, डिलेस तो काफ़ी होते हैं यहाँ पे। हाँ, कुछ हाँ, कुछ हाँ। कोविड के प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कि 2-2 साल डिले हुए हैं। बिल्कुल, वो तो फोर्स मेजॉर हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं यार ये लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, ये तो इसी तारीख को डिलीवर होना चाहिए तो अब ये जो इस तारीख वाला सिलसिला है, उसमें मैं लोगों को कह रहा हूँ कि उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो 5-6 महीने 4 महीने डिले हो जाए, कुछ हो जाए, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, नॉर्मली होता है ओवरऑल प्रोजेक्ट्स में। लेकिन फिर भी कुछ डेवलपर्स होते हैं वो ये भी करते हैं कि वो कॉम्पनसेशन दे देते हैं आपको। अब एक डेवलपर ओमान में ही है, वो उसने ये कहा है कि अगर हम इसको डिलीवर करेंगे 2.5 साल में, राइट, लेकिन 2.5 साल में नहीं हुआ तो हम आपको 5% जितना भी आपने पे किया होगा, जितना पे किया होगा, हम आपको जेब से दे देंगे। तो ये उनको चेक करने की जरूरत है कि उनके एसपी में क्या लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। हाँ। नहीं ये तो मैंने एसपी पूरा करवाया है ना, उसमें सब चीजें लिखी हुई है सब। मैं बताया था एक एसपी पे मुझे 1-1.5 महीना लगा था, वो ये एसपी था, उसके अंदर उसमें सब चीजें लिखी हुई, एक चीज लिखी हुई है कि हम आपको 5% नेट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब लिखा हुआ है उसके अंदर। हाँ, तो हमें एक कमेंट आया था लास्ट वीडियो में, उसमें लिखा है कि व्हाट वी विल डू, आई हैव इन्वेस्टेड एंड साइन एसपीए गिवन 30% सिंस 7 months बट स्टिल नो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अप्रूवल, दे आर सेइंग विल बी अप्रूव, व्हाट टू डू। हाँ, वो अप्रोच करें उनको। बहुत सारे फोन नंबर्स दिए हुए हैं उसके अंदर, उनकी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के नंबर्स दिए हुए हैं और ईमेल्स भी दी हुई हैं। आप उन सबको अप्रोच करें और अच्छी प्यारी सी और ईमेल अपना एसपीए चेक करें कि उसमें क्या क्लॉज है, अगर वो डिले पढ़े। है बिल्कुल एसपी तो फंडामेंटल चीज है ना, क्योंकि वो तो आपकी रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है, जैसे निकाहनामा नहीं है आपका,
वो लिखा नामा ही है ना एक तरह से, सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसी तरह से एसपी है आपका, तो एसपी तो आपको आपको पता होना चाहिए ना, उसके बगैर आप कैसे अप्रोच करेंगे किसी को। और यही चीजें अब मैं उसी पर आ रहा था कि वही फिर उसके बाद जब आपने ड्यू डिलिजेंस कर ली, यू आर हैप्पी विद द यूनिट, हर चीज अच्छी हो गई, तो ₹1 देने से पहले, ₹1 देने से पहले आपको एसपीए रिव्यू करना चाहिए। और किसी लॉयर से रिव्यू करें, खुद ना करें। बिल्कुल, अगर लॉयर कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन बात यह है कि फिर वो लॉयर जो है वो फिर आपसे ऑब्वियसली चार्ज भी करेगा, हाँ, 1000 लेकिन अगर रियाल, आप 2000 रियाल वो चार्ज भी करेगा, हाँ, लेकिन अगर वो आप वर्थ इट है अगर आप एक सीरियस रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जहाँ आप जो है वो हज़ारों डॉलर लगा रहे हैं, यानी कि $2 लाख लगा रहे हैं आप किसी प्रॉपर्टी खरीदने में, अगर आप $500 जो हैं वो लॉयर को दे दें रिव्यू करने के लिए, तो इट्स एक्चुअली वर्थ इट। इट्स वो एक्चुअली आपको वर्थ इट। जो बिल्कुल जो जो परेशानी होने वाली है बाद में, आपको उससे वार्न कर देगा ना वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप डेफिनेटली आप सर्विसेज उनकी ले सकते हैं। इसमें हमारा भी रोल है, हम भी बहुत, क्योंकि इतना हमने हमारा एक्सपीरियंस है, चीज़ें हमने भी खुद की हुई हैं, बहुत सारे एसपीज हमने भी रिव्यू किए हुए हैं, तो वो सर्टेन हद तक की असिस्टेंस हम भी दे सकते हैं। 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन वो भी हम दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये आ जाता है कि जी अभी आपने अगर ये प्रॉपर्टी ली है तो, और अगर आपने रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ली है, तो मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि वो रेंटल एग्रीमेंट जो है, क्योंकि स्टैंडर्ड होते हैं वहाँ के, वो आप अभी रिव्यू कर लीजिए, अभी अभी देख लें उस रेंटल डॉक्यूमेंट को भी, ताकि वो जो बात हुई है ना कि इस पे इतना रेंटल आएगा, तो क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस अलाउ कर रही है कि इतना रेंटल आपके नेट अकाउंट में गिरेगा भी या नहीं गिरेगा। तो उसको भी इसी स्टेज के ऊपर कर लें। तो एसपीए विद अ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दोनों रिव्यू करें ताकि ताकि वो जब एक पीरियड गुजर जाए और जब वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के बाद आपके हाथ में आए तो अरे इसमें ये क्या लिखा हुआ है, अरे ये क्या था इसके अंदर। क्या रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, यानी कि आप कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट होती है, लेकिन क्या जो लैंडलॉर्ड है वो उसमें अपनी तरफ से कोई क्लॉजेस डाल सकता है? यार एक तो गवर्नमेंट का होता है ना सिलसिला, ठीक है, लेकिन अपने क्लॉजेस आप ऐड कर सकते हैं ओवर द अच्छा। टॉप, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सर्टेन चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये ऐसे होंगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते। राइट। लेकिन कुछ चीजें जो हैं जिसमें आप नोट्स कहते हैं ना कि सर्टेन चीजें हैं कि मुझे ये कर दो, ये कर दो, इस वक्त चाहिए, वो फिर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन Right. तो वो भी हम से जो लोग डील कर रहे हैं, हम उनको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी रिव्यू करवाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात चीज आ जाती है कि जो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो रेजिडेंसी के लिए कर रहे हैं वहां पे। अब रेजिडेंसी का सिर्फ ये सुन लेना किसी से भी कि जी मुझे लाइफ टाइम रेजिडेंसी, इट्स नॉट एनफ। क्योंकि बात ये कि डेवलपर का रेजिडेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये ताल्लुक है कि जो प्रॉपर्टी आपने ली है वो आपको एलिजिबल बनाती है उस रेजिडेंसी की। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एलिजिबिलिटी क्या चीज होती है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कितने लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, बच्चों की क्या एज होनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या होगा, वीजा की फीस कितनी लगेगी, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसमें क्या आप गाड़ी खरीद सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेलिंग जो है ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। या मुझमें हमने एक एपिसोड इस टॉपिक पे करनी है कर लेते हैं, बिल्कुल कि कर लेते हैं। रेजिडेंसी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें कब आप एलिजिबल होते हैं, अगर आप जो है ऑफ प्लान प्रॉपर्टी उठा रहे हैं तो वो कब एलिजिबल होगी आपके लिए। बिल्कुल तो ये बहुत सारे अननोन्स हैं जो आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ओमान की गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें एक एपिसोड उस पर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर हमने कुछ चीजें निकाल ली हैं वहाँ रिसर्च करके, कुछ डिग्री शिग्रीज निकाल ली हैं, कुछ लोगों ने फिर ऑब्वियसली आरओपी को ईमेल्स भी की थी, उनके भी जवाबात आ गए, तो हमारे पास तो काफी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट चीज है। और ऑब्वियसली वो जो 14-15 डेवलपर्स हैं आईटीसीज के, वो काफी अरसे से ये काम कर रहे हैं और रेजिडेंसी निकली हुई हैं, तो दिस इज नथिंग न्यू। बट समहाउ अभी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने इस चीज को नहीं हाईलाइट किया हुआ। और मैं आपको एक इंसाइट दे दूं, मेरी अभी लास्ट वीक की एक बड़े पुराने ओमानी हमारे दोस्त हैं, वो काम करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनसे मेरी बातचीत हुई, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे कनेक्ट कर दें आप अपनी जो ये अथॉरिटी है, नाम मैं नहीं लूंगा, एक सर्टेन अथॉरिटी है, उनके साथ कनेक्ट कर दें ताकि मैं उनको बताऊं कि हमारे लोगों को जो कि पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, वो उनको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंशाल्लाह ये इंफॉर्मेशन जब मेरी बातचीत उनसे हो जाती है तो इंफॉर्मेशन जो है वो हम इसको इंटरनेट के ऊपर डलवा देंगे गवर्नमेंट की सोर्सेज पे। साथ में मैं ये भी कोशिश करूंगा कि अब हम अगले सेशंस के अंदर अगर हम इनवाइट कर सकें किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, मुश्किल काम है लेकिन कर सकें किसी तरह से, तो वो भी बड़ा आई थिंक इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगेन हम ये बात कर रहे थे कि हम बहुत सारी ओमानी बातें करते रहते हैं, लेकिन ना यासीन ओमानी है ना मैं ओमानी हूँ,
लोग कहेंगे भाई ये जो बातें करते कर रहे हैं, इनके बातों की क्या क्रेडिबिलिटी है। हम ओमानी कजन्स तो हो सकते हैं, सिर्फ अरेबियन सी वो जो स्टेट ऑफ ह्यूमर उसका फ़र्क है खाली। मैं वहाँ ओमानियों से जाके कहता हूँ कि तुम बाय बाय बर्थ ओमानी हो, मैं बाय हार्ट ओमानी हूँ। मैं वहां जाके उनसे ये कहता हूँ, कहते हैं यार आपको ओमान के बारे में इतना पता है, तो आपको तो हमसे ज्यादा पता है बहुत सारी चीजें। तो मैंने कहा देखो वो तो क्योंकि मैं तो शौक से हाँ। कर रहा हूँ ना ये काम, तो इस वजह से मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है इसके अंदर कि तुम कौन हो, कहाँ से आए थे। तो तुम तो पैदा हुए हो, तुमने तो फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है इस चीज का। ये ऐसे ही ना, जैसे जब हम सिटीजनशिप का एग्ज़ाम देते हैं जी जी तो उसमें वो क्वेश्चन होते हैं जो कि एक आम लोकल ब्रिटिश को या लोकल कैनेडियन को उसका कुछ नहीं पता होता। नहीं पता। अगर आप चलते हुए सड़क पे किसी से पूछ लें क्वेश्चन, उसको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन क्योंकि हम वो पढ़ के एग्ज़ाम पास करते हैं तो हमें वो चीज़ें पता होती हैं। ऐसे ही ऐसे। अब वो जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स होते हैं, देखा है ना आपने हाँ, उनको, वो आपसे ज्यादा मुसलमान होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने उसको उन्होंने रिसर्च की पक्का होती है स्टडी ना। किया होता है, हाँ। रिसर्च की हुई होती है, और वो रीजन की बेसिस पे उन्होंने कन्वर्जन किया होता है। आपको तो मिल गई पैदा होते हम ही, तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। बाय डिफॉल्ट है, हमने तो कभी सोचने की जरूरत ही नहीं कि हमें हाँ। इसको क्वेश्चन करने की जरूरत है, तो वो फर्क होता है। तो एक तो ये वाला सेक्टर था कि लाइफ टाइम रेजिडेंसी को भी अनपैक करें, इसका भी पोस्टमार्टम करें, ताकि कोई भी आप क्या कहते हैं अनप्लेजेंट सरप्राइज ना जाए। बहुत जरूरी फैक्टर है ये। उसके बाद आ जाता है भाई आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है। प्लान ए तो ये बना लिया हमने, ठीक है, रिस्क भी देख लिए, फैसला भी कर लिए, तो प्लान ए था। अब पता है क्या, प्लान ए तो चलेगा नहीं, प्लान बी की तो जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है प्लान बी की नहीं, हो सकता है प्लान सी की जरूरत पड़ जाए। तो क्या है वो प्लान आपके, अगर चीजें साउथ गई तो क्या करेंगे आप, किसको कैसे मैनेज करेंगे। तो वो अभी से सोचने की जरूरत है, ऑल्दो कि बड़ा डिफिकल्ट है सोचना, क्योंकि आप इतने एक्साइटेड हैं, इतने खुश हैं हाँ। यार, चीज खरीद ली, वो कर ली, और हम जो है वो आपकी खुशियों के ऊपर और उसके बाद पानी डाल रहे हैं। लेकिन इस वक्त ही ये चीजों को सोचना जरूरी है कि भाई मेरे प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी क्या होगा, क्योंकि अगर मेरी बेसिकली ये सारा रिस्क मैनेजमेंट से अटैच है ना। व्हाट जब इफ भी आप सिनेरियो। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बड़ा एक अच्छी वो सेइंग है कि भाई जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं ना वो सबसे बेस्ट रिस्क मैनेजर होते हैं। ऐसे उनको पता है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। ऐसे ही है। तो वो जो है जरूरी है कि आपको सारा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी को आप प्रेशर करें। तो आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर आप इन सब चीजों को कंसिडर करेंगे और इनके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो जो आपका डिसीजन होगा ना वो एम्पावर्ड डिसीजन होगा। हाँ। वो कहते हैं हेयर से पे नहीं होगा कि वो उन्होंने कह दिया था कि ओमान बड़ा ग्रो कर रहा है तो मैंने वहां इन्वेस्टमेंट कर दी, और उन्होंने कह दिया। और एक और भी फैक्टर है जो कि मैं बहुत ज्यादा लोगों के साथ इंकाउंटर करता हूँ, वो ये करता हूँ कि यार वो ये कह रहे थे, मेरे एक दोस्त है वो रह रहा है 3 साल से वहां पे, वो ये कह रहा था, और मैं उनसे पूछता हूँ ये बताएं आपके दोस्त ने कहाँ कहाँ पे, किन किन मुल्कों में, किन किन जगहों पे कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितनी उसने तो खाद। तो मैंने कहा आप भाई अगर आपको बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, या आप बाहर निकल के किसी भी बंदे से कहेंगे यार मुझे पेट में दर्द हो रहा है मैं क्या करूं, वो कहेगा भाई मैं क्या बताऊं तुम क्या करो। हाँ। तो ये गलत लोगों से जो एडवाइजरी है, हाँ। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ये मैं अभी मुझे एक चीज और भी याद आई, करियर की एडवाइस आप अपनी अम्मा से कैसे ले सकते हैं। असल में वही होता है ना कि पाकिस्तान में एक तो एक ये कल्चर है कि भाई एडवाइस जो है एक तो फ्री में मिले, और किसी भी करीबी दोस्त रिश्तेदार से मिल जाए तो बस वो इनफ है। भाई जो मुझसे प्यार करता है, जो भी, या जो मेरा ख्याल रखता है, वो मुझे सारी बातें बता सकता है, सब बता सकता है, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखता है, ऑल्दो कि वो एक्सपर्ट हो या ना हो। हाँ। मुझे अपने वालिद साहब से ना हमेशा से शिकायत रही शुरू के पीरियड के अंदर, कि जब भी मेरे कोई अप्रेजल्स वगैरह होते थे तो मैं आ जाता था उनके पास कि ये अप्रेजल्स हुए, वो ये हुआ, वो कहता अच्छा ये चंद बातें बताते थे, फिर कहते थे यार ऐसा करो अपने किसी सीनियर से बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और मैं कहता था ये पूरी दुनिया को बताते हैं, लोग आते हैं इनके पास गाइडेंस के लिए, इसके लिए उसके लिए ना, बड़ा जो भी, और वो उनको बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं, और हम बेटे इनके, बच्चे इनके, और हमसे कहते हैं कि जाके किसी। तो फिर ऑब्वियसली जब थोड़ा मैच्योर हो गए और बड़े हो गए तो फिर आइडिया यही हुआ, इस चीज का हुआ कि बात थी कि वो तो कहते थे मुझे तो आइडिया ही नहीं है तुम्हारे करियर का, मुझे तो आइडिया ही नहीं है कि फील्ड कहाँ जा रही है, मैं तो एक किसी और इंडस्ट्री का बंदा हूँ, और मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि भाई अपने टीम मेंबर्स के साथ कैसे मैनेज करो, कम्युनिकेशन क्या चीजें होती हैं, लेकिन इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है,
किन किन चीज़ों को तुम्हें देखना चाहिए फ्यूचर के अंदर। बल्कि हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं यहाँ पे, जिनकी वजह से हम खुद यहाँ पे हैं स्वीडन में, वो कहते थे रिजवान से बात करो जाके। वो कहते थे रिजवान भी कोई इतने सीनियर थोड़ी हैं तो लेकिन ये पता चलता था कि भाई ऐसी बात है, रिजवान भाई को मेरे वाले साहब से तो बहुत ज़्यादा पता था ना, क्योंकि उस फील्ड के थे वो। तो रेलेवेंसी बहुत काउंट करती है। और प्लीज बिल्कुल। हर बंदे के मशवरे के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उसने ये कह दिया था और उसने वो कह दिया था। आपको क्रेडिबल रिसोर्सेज चाहिए, आपको वो उन लोगों से बात करने की जरूरत है जिनका दिन और रात इसी में खर्च होता है, ताकि वो आपको बता सकें कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ऑल्दो मैं एक और भी पॉइंट ऐड करूंगा, वो ये कि क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो इसमें जो रोल है ना एज अ कंसल्टेंट का रोल, मैं अपने आप को जीसीसी रियल एस्टेट विजर्ड लिखता हूँ। विजर्ड लिखने का मेरा रीजन ये है कि मैं कंसल्टेंट नहीं लिखता, क्योंकि वो रोल जो है वो बिल्कुल ही मतलब जो गलत लोग आए हैं उन्होंने उसको बिल्कुल ही स्पॉइल कर दिया, और ऐसे स्पॉइल किया है कि वो सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि भाई उनकी एक सेल हो जाए, उनकी एक सेल हो जाए, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि पैसे जो है ना वो डेवलपर पे नहीं करता अपनी जेब से, पैसे जो है वो एंड यूजर पे करता है जो कि खरीदता है। तो आपको जो रिलेशनशिप चाहिए वो अपने इस कस्टमर की चाहिए, क्योंकि अगर ये मिल गई आपको तो आपको ज्यादा रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसलिए ये जब आप किसी को भी अप्रोच करते हैं तो वो यही कहता है कि अच्छा हाँ इससे अच्छी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, हाँ इससे अच्छी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। और यहाँ पे हम क्योंकि उस प्रोसेस से पीछे गुजर कर आए हुए हैं और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जब हम इसने एज अ क्या कहते हैं पोस्टमार्टम कर दिया है और पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि आपको इम्पार्शियल एडवाइस दी जाए जो कि आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि गैप नॉलेज का जो है ना वो आपका है। हाँ, और यहाँ भी ऐसे ही है, प्लीज इधर भी ऐसे ही प्लीज है। मार्केटिंग हाइप पे मत जाइए, हाँ, प्लीज। इधर भी ऐसे ही मार्केटिंग जो यहाँ हाइप पे का भी, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, जो यहाँ पे भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं बहुत सारे, उनका भी यही जो है ना प्रेशर होता है कि बस बाय नाउ, क्योंकि आगे जो है ना फिर आपको मौका नहीं मिलेगा खरीदने का तो वो इतना प्रेशर करते हैं लोगों को। ऑफ कोर्स वो एक तरह से सेल्समैन होते हैं ना, तो उनको तो सेल करनी है, लेकिन फिर यहाँ पे जो है कस्टमर एडवोकेसी और कस्टमर का जो रिलेशनशिप बिल्डिंग, ट्रस्ट एडवाइजरी, वो सब जो है साइड में हो जाता है। तभी तो गलत इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई है ना। हाँ, आप ये खुद सोचे ना, आप जो लोग परेशान घूम रहे हैं वो किसी वजह से घूम रहे हैं, क्योंकि जो रियल एस्टेट के लोग थे उन्होंने गलत एडवाइजरी की थी, और वो गलत एडवाइजरी जो है वो उनको पे कौन कर रहा है, इवेंचुअली वही कस्टमर पे कर रहा है। तो जो आपका नॉलेज का गैप है वो किसी ने फिल किया और आप फंस गए उसके अंदर। तो ये वही रिवर्स वाला काम है ना, ये पूरा रिवर्स करने वाला काम है कि आपका इवेंचुअली आपको पता होना चाहिए कि भाई कस्टमर है सब कुछ, डेवलपर कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज पसंद को नंबर्स के साथ मिक्स मत करें। ये भी मैंने लोगों को देखा है कि वो मुझे पसंद आ गया है, मुझे पसंद आ गया भाई, 50,000 पाउंड तुम्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा, 40,000 पाउंड तुम्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा, 20,000 पाउंड तुम्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा। भाई देख लो आज तो पसंद आ रहा है, लेकिन इस वक्त आ रहा है पसंद, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं आएगा। क्योंकि जब आप इन्फॉर्मेशन किसी चीज की आप ले लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली पसंद आना शुरू हो जाता है आपको। हाँ, और फिर अगर आपने सोच लिया कि मुझे लेना है तो अपने आप को आप कैसे लेके जाएंगे कि मुझे नहीं लेना, कैसे लेके जाएंगे? तो एक फैसला करने के बाद फैसला चेंज करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, अपने आप को, अपना दिमाग चेंज करना। तो ये साइकोलॉजिकल एंगल्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी साइकोलॉजी खरीदते हुए कैसे बिहेव करती है और कैसे ही आप अपनी इमोशंस के थ्रू गलत फैसला कर लेते हैं इस चीज को इग्नोर करके कि जी असल में रियलिटी क्या है। इस पे भी बातचीत करेंगे। तो ज़बरदस्त। इसमें मेरे ख्याल में हम एक कभी एपिसोड ऐसे भी करेंगे जिसमें हम थोड़ा साइकोलॉजी ऑफ बाइंग के ऊपर बात करेंगे कि जो बाइंग इंटेंट होती है किसी भी इंसान की, वो किस तरह डेवलप होती है, उसमें क्या इंसान की साइकोलॉजी इन्वॉल्व है और उसमें कौन से हिडन बायसेस हैं जो आपको एक अच्छा डिसीजन लेने से रोक सकते हैं। तो और मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि मुझे नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन वो मेरा अपना बायस था। और वो क्योंकि एक कहते हैं ना ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो आप नहीं देख रहे होते और आप जानबूझ के नहीं देख रहे होते क्योंकि आपका बायस जो है वो आपको फोर्स कर रहा होता है। तो कभी हम इस पर एक बात कर लेंगे पॉडकास्ट के ऊपर कि भाई ये जो फिलॉसफी ऑफ बाइंग है ये किस तरह डेवलप होती है, इंसान की क्या साइकी है। क्या क्या टॉपिक निकाल के लाते हैं आप यासीन। ये कॉग्निटिव बायसेस जो आपकी ब्लाइंड स्पॉट हैं एज अ ह्यूमन,
वो किस तरह से प्ले कर रहे हैं, इस वक्त भी प्ले हो रहे होंगे, हम बातचीत कर रहे हैं बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल। हर वक्त एक्टिव हैं वो, तो वो कौन कौन से बायसेस हैं और कौन कौन से बायसेस को आप किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, तो उस पर भी एक बिल्कुल सेक्शन ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, उसमें मुझे मज़ा आता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप गलत फैसला कर लेते हैं। हाँ ऑफ हाँ कोर्स उसमें बिल्कुल बायस सबसे बड़ा एक फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उस पे हम मेरे ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड इस पे कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तो इस पे हम कर लेते हैं। तो मुझसे भाई थैंक यू वेरी मच, बड़ा ज़बरदस्त आपने एक ज़ख़ीरा शेयर किया इन्फॉर्मेशन का, और ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ा मुफीद होगा जो या तो कर बैठे हैं गलती, या हो सकता है वो इस गलती के प्रोसेस में हो, तो हो सकता है ये पॉडकास्ट उनको हेल्प करे उनके उन फ्लैग्स को ऑन करने के लिए। हमारा मकसद ऑफ कोर्स ये नहीं है कि आपको डराएं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको एजुकेशन दें, ताकि आप उस एजुकेशन को यूज़ करके अपने लिए एक बेहतर फैसला करें, ताकि फिर आप उस तरह की गलती से बचें जो अक्सर लोग कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो कोई आखिरी थॉट बिफोर वी रैप अप? एक और टॉपिक दिमाग में आया आपसे बात करते हुए, इमोशंस पे भी बात करेंगे। एक तो ये चीज़ से आपने रिलेटेड है ना, बाइस इमोशंस से और बात करेंगे, और एक हाँ। इमोशंस, कितनी तरह के इमोशंस होते हैं, और बायसनेस एक अलग अलग कॉग्निटिव गेम है पूरा, जो कि हर वक्त रहता है, वो पीछे से आ रहा होता है, और उसने उसने शीशे लगाए हुए होते हैं चारों तरफ। हाँ। अब जो इमोशंस हैं, मतलब फ्राइडे को खरीदना चाहिए, बेगम से लड़ने के बाद खरीदना चाहिए, या बेगम से दोस्ती करने के बाद खरीदना चाहिए, हाँ। वो आपके इमोशंस किस तरह से प्ले अराउंड करते हैं इन चीजों बिल्कुल। में, तो इस पे भी हम बातचीत करेंगे। तो आप तो इसको रैबिट होल में ले गए और ये हम जो है ना बिल्कुल रियल स्टेट को कर देंगे, यहाँ क्या लेके जा कहते रहे हैं। हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ जो ठीक है है, वो कर देंगे, जबरदस्त कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त, ज़बरदस्त। ये दिमाग में मेरे आया था। थैंक यू वेरी मच।